नमस्कार। म्यूचुअल फंड कोर्स के इस 8th एपिसोड में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड स्कीम्स को कैसे चुना जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप हम इस पूरी प्रोसेस को समझ लेंगे। तो जैसे कि हमने शुरुआत के कुछ एपिसोड्स में देखा था, म्यूचुअल फंड के कई सारे टाइप्स होते हैं। डेट फंड है तो डेट फंड के कई सारे टाइप्स हैं। इक्विटी फंड है तो इक्विटी फंड के कई सारे टाइप्स हैं। तो ऐसे में इन्वेस्टर का सबसे पहला टास्क ये होता है कि कौन से टाइप में इन्वेस्ट करना है। पहले उस कैटेगरी को चुना जाए कि इक्विटी फंड में करना है या डेट फंड में करना है या फिर किसी और फंड में करना है। तो ये कैटेगरी सिलेक्शन सबसे पहले आता है और ये सारी चीजें आपकी रिक्वायरमेंट्स पर डिपेंड होती है। चलो तो इसे देखते हैं। तो पहले डेट फंड्स के टाइप से शुरुआत करते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि डेट फंड्स के अलग अलग टाइप्स है। गिल्ड फंड, डाइवर्सिफाइड डेट फंड्स, जंक बॉन्ड स्कीम्स, फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान्स, लिक्विड फंड्स और फ्लोटिंग रेट फंड्स। जिन इन्वेस्टर्स के लिए सेफ्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो डेट फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। डेट फंड में इक्विटी फंड के कंपैरेटिवली रिस्क कम रहता है और रिटर्न्स भी कम रहते हैं। वही इक्विटी फंड में डेट फंड के मुकाबले ज़्यादा रिस्क होता है और रिटर्न्स भी ज़्यादा मिल सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं डेट फंड से और डेट फंड में सबसे पहले बात करते हैं गिल्ड फंड्स की। तो जैसे कि हमने देखा कि गिल्ड फंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। सो अगर आपका लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट होराइजन है, यानी आप 5-6 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आप गिल्ड फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपका शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो आप प्लीज गिल्ड फंड में इन्वेस्ट मत करिए, यह आपके लिए रिस्की साबित हो सकता है। साथ ही जब आप डेट फंड में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो तो आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म का नजरिया है और आपको सेफ्टी भी चाहिए तो आप गिल्ड फंड में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो। देखो, ऐसा नहीं है कि गिल्ड फंड में रिस्क नहीं है। जनरली बॉन्ड्स के रेट्स इंटरेस्ट रेट से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी अगर इंटरेस्ट रेट नीचे जा रहा है तो बॉन्ड के रेट्स ऊपर चले जाएंगे और अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहा है तो बॉन्ड्स के रेट नीचे चले आएंगे। तो इस इंटरेस्ट रेट सिनेरियो को भी आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद आता है डाइवर्सिफाइड डेट फंड। डाइवर्सिफाइड डेट फंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का मिक्सचर होता है और क्योंकि नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज डिफॉल्ट कर सकती है, डाइवर्सिफाइड डेट फंड में अच्छा खासा रिस्क होता है। सो अगर आप पूरी सेफ्टी के लिए इन्वेस्टमेंट देख रहे हो तो डाइवर्सिफाइड डेट फंड आपके लिए नहीं है। अगर आप डेट फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो और कुछ रिस्क लेना चाहते हो तो ही आप डाइवर्सिफाइड डेट फंड में इन्वेस्ट करिए। नेक्स्ट है जंक बॉन्ड स्कीम्स। जंक बॉन्ड स्कीम्स बहुत ही ज्यादा रिस्की बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए उनमें बहुत ज्यादा डिफॉल्ट रिस्क होती है और जंक बॉन्ड स्कीम्स में इन्वेस्ट करने की सलाह हम आपको बिल्कुल भी नहीं देंगे, बिकॉज इट्स लाइक प्लेइंग अ गैम्बल। जंक बॉन्ड स्कीम में इन्वेस्ट करना मतलब एक गैम्बल खेलने जैसा है, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि कौन से बॉन्ड डिफॉल्ट कर सकते हैं और कौन से नहीं। तो डिफॉल्ट रिस्क बहुत ज्यादा होती है और इसलिए इन्वेस्टमेंट रिस्क भी काफी ज्यादा होती है। सो जंक बॉन्ड स्कीम से आप दूर ही रहो तो बेहतर है। नेक्स्ट है फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान्स। फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान्स क्लोज एंडेड फंड्स होते हैं, जिसमें फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान्स जिन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है उन्हें मैच्योरिटी तक होल्ड करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान्स FD दैट इज फिक्स्ड डिपॉजिट के आफ्टर टैक्स रिटर्न्स को आसानी से बीट करते हैं। तो जो इन्वेस्टर्स कुछ भी रिस्क नहीं लेना चाहते वो फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान की तरफ जा सकते हैं। उसके बाद आते हैं लिक्विड फंड्स। लिक्विड फंड्स शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो आपको आसानी से सेविंग अकाउंट से ज़्यादा रिटर्न देते हैं। सो अगर आपके पास शॉर्ट टर्म के लिए कुछ फंड है तो आप उसे सेविंग अकाउंट में डालने के बजाय लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके बाद आता है फ्लोटिंग रेट फंड्स। फ्लोटिंग रेट फंड्स के रिटर्न्स इंटरेस्ट रेट्स के अनुसार चेंज होते रहते हैं, इसलिए ये काफ़ी रिस्की प्रोडक्ट हो जाता है। अब बात करते हैं इक्विटी फंड्स की। इक्विटी फंड में सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो फंड्स हैं वो होते हैं स्मॉल कैप फंड्स, मिड कैप फंड्स और लार्ज कैप फंड्स। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और जैसे कि आपको पता है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में डेट फंड से ज़्यादा रिस्क होती है। स्मॉल कैप फंड्स में रिस्क ज़्यादा होता है, वही रिटर्न्स भी ज़्यादा हो सकते हैं। सिमिलरली मिड कैप फंड में रिस्क स्मॉल कैप फंड से कम होता है और रिटर्न्स भी जनरली मिड कैप से कम होते हैं। वही लार्ज कैप फंड में स्मॉल कैप और मिड कैप फंड से कम रिस्क होता है और रिटर्न्स भी जनरली स्मॉल कैप और मिड कैप से कम होता है। सो अगर आप ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हो तो आप स्मॉल कैप फंड के साथ जा सकते हो। आप मीडियम रिस्क लेना चाहते हो तो आप मिड कैप फंड के साथ जा सकते हो और अगर आप बहुत कम रिस्क लेना चाहते हो तो आप लार्ज कैप फंड के साथ जा सकते हो। उसके बाद इक्विटी फंड का नेक्स्ट टाइप है डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड। डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड अलग अलग सेक्टर की और अलग अलग मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। यानी डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में आपको कुछ स्मॉल कैप कंपनीज भी मिलेगी, कुछ लार्ज कैप भी मिलेगी और कुछ मिड कैप कंपनीज भी मिलेगी। तो डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में आपको सारी वेराइटीज मिलती है। तो अगर आपको सारी वेराइटीज ट्राई करना है तो डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट है सेक्टर फंड्स और थीमेटिक फंड्स। सेक्टर फंड्स जैसे कि आपको पता है सेक्टर फंड्स किसी स्पेसिफिक सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, वही थीमेटिक फंड किसी स्पेसिफिक थीम में इन्वेस्ट करता है। सो अगर आपको लगता है कि कोई स्पेसिफिक सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है तो ही आप सेक्टर फंड में जाइए, और अगर आपको लगता है कि कोई स्पेसिफिक थीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है, आपको उस थीम की अच्छी खासी नॉलेज है, तो ही आप थीमेटिक स्कीम के बारे में सोचिए। और वैसे रिस्क की बात की जाए तो सेक्टर और थीमेटिक फंड दोनों भी काफ़ी रिस्की फंड्स होते हैं, तो इनमें इन्वेस्ट करने से पहले आपको काफ़ी सोचना चाहिए। उसके बाद आती है ELSS दैट इज इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम।
ELSS आपको टैक्स डिडक्शन में हेल्प करती है। सो अगर आप टैक्स डिडक्शन के लिए कोई तरीका ढूंढ रहे हो तो आप ELSS फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। याद रखना ELSS फंड का लॉक इन पीरियड 3 साल का होता है, तो आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन भी कम से कम 3 साल का होना चाहिए। देखो, आप ELSS में तभी इन्वेस्ट करो जब आपको टैक्स डिडक्शन के बारे में सोचना है। अगर आपको नॉर्मल इन्वेस्ट करना है तो आप बाकी इक्विटी स्कीम के बारे में सोचो। उसके बाद आती है RGESS, दैट इज राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम। RGESS नए इन्वेस्टर्स के लिए है, तो अगर आप नए इन्वेस्टर हैं और टैक्स डिडक्शन का कोई तरीका ढूंढ रहे हैं तो आप RGESS में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप टैक्स डिडक्शन के लिए नहीं ढूंढ रहे हो तो आप RGESS में इन्वेस्ट मत करिए, आप किसी और इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करिए। उसके बाद आती है इक्विटी इनकम, या फिर जिन्हें डिविडेंड यील्ड स्कीम्स भी कहा जाता है। तो इक्विटी इनकम स्कीम्स का मेन इनकम सोर्स होता है डिविडेंड, लेकिन आज के डेट में ज़्यादातर कंपनीज रेगुलर डिविडेंड नहीं देती है, इसलिए इक्विटी इनकम स्कीम में इन्वेस्ट करने का उतना सेंस नहीं बनता है। अगर आपको इक्विटी और डेट ऐसे दोनों फंड्स में इन्वेस्ट करना है तो आप बैलेंस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। बैलेंस फंड में मिनिमम 65% पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाता है और बाकी का पैसा डेट फंड में इन्वेस्ट किया जाता है। साथ ही टैक्सेशन के लिए बैलेंस फंड के रिटर्न्स को इक्विटी फंड के रिटर्न्स की तरह ही ट्रीट किया जाता है। तो आपको डेट फंड और इक्विटी फंड ऐसे दोनों फंड्स में इन्वेस्ट करना है और साथ ही टैक्सेशन बेनिफिट भी चाहिए तो आप बैलेंस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये जो भी फंड्स हमने देखे, यानी डेट फंड, इक्विटी फंड और बैलेंस फंड, ये सारे एक्टिवली मैनेज फंड्स हैं। यानी इन फंड्स के जो फंड मैनेजर हैं वो डिसाइड करते हैं कि एक्चुअली उन्हें कौन सी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर कोई स्मॉल कैप फंड है तो उसे कौन सी स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करना है ये वो फंड मैनेजर डिसाइड करेगा। अगर कोई गिल्ड फंड है तो उसे कौन सी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है इसका डिसीजन वो फंड मैनेजर लेगा। वही दूसरी ओर पैसिव फंड्स होते हैं। पैसिव फंड्स में फंड मैनेजर का कोई एक्टिव रोल नहीं होता है। जैसे कि हमने देखा था कि पैसिव फंड का बेस्ट एग्जांपल है इंडेक्स फंड, जो इंडेक्सेस में इन्वेस्ट करता है, जैसे कि निफ्टी और सेंसेक्स में। क्योंकि इंडेक्स फंड को एक्टिवली मैनेज नहीं करना पड़ता, इसलिए उसका एक्सपेंस रेशियो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। अगर आप इंडेक्स फंड के एक्सपेंस रेशियो को किसी एक्टिव फंड के एक्सपेंस रेशियो से कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि SBI ब्लू चिप फंड, जो कि एक एक्टिव फंड है, उसके डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 1.10% है। वही ICICI प्रूडेंशियल सेंसेक्स इंडेक्स फंड, जो कि एक इंडेक्स फंड है, उसके डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो सिर्फ 0.10% है। तो इस तरह आप देख सकते हो कि एक्टिवली मैनेज फंड और पैसिवली मैनेज फंड, इनके एक्सपेंस रेशियो का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। सो अगर आप किसी एक्टिव फंड के लिए ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो दे रहे हो तो मेक श्योर कि आपको ज़्यादा रिटर्न्स भी मिल रहे हैं या नहीं। अगर आप ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो पे कर रहे हो और फिर भी आपको अच्छे रिटर्न्स नहीं मिल रहे हैं तो वो सही इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। आपको देखना होगा कि क्या वो एक्टिव फंड इंडेक्स फंड से अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि इंडेक्स फंड में आपको बहुत ही कम एक्सपेंस रेशियो लगता है। और अगर कोई एक्टिव फंड आपसे ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो लेने के बावजूद भी अच्छा परफॉर्म नहीं करता है तो ऐसे केस में बेहतर है कि आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर लो। जनरली सेंसेक्स और निफ्टी, इनके इंडेक्स फंड इजीली अवेलेबल हैं। सो अगर आप इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में बिलीव करते हो तो आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको यहाँ डिसाइड करना होगा कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हो और किस तरह के रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, और उसके अनुसार आपको पहले कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी कि वो कौन कौन से कैटेगरीज है या कौन कौन से म्यूचुअल फंड के टाइप्स हैं जिनमें मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए। यानी आपको चेक करना होगा कि आपको स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए, मिड कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर लार्ज कैप में करना चाहिए। साथ ही आपको बॉन्ड फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो अगर आप डिसाइड कर लेते हो कि मुझे मिड कैप फंड में इन्वेस्ट करना है तो आपको पता चलेगा कि मिड कैप फंड्स की बहुत सारी स्कीम्स हैं, उनमें से बेस्ट स्कीम कैसे चुने, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट के बारे में और जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.finnovations.com विजिट कर सकते हो। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।